पिछले एक साल से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि चीन ताइवान पर कब्जा करने जा रहा है। लेकिन क्या ये कब्जा इतना आसान हो सकता है? क्योंकि अमेरिका की मदद ले रहे ताइवान ने अपनी सेना को चीन से लड़ने के लिए तैयार कर लिया है। ऐसे में अगर भारत, बिल्कुल ठीक सुना आपने, भारत ताइवान की मदद के लिए आगे आता है तो क्या बाजी पूरी तरह पलट जाएगी? क्योंकि ये वही भारत है जिसने 3 साल पहले गलवान घाटी में चीन को जबरदस्त पटकनी दी थी और पूर्वी लद्दाख में अभी भी भारत और चीन की तनातनी जारी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राजपूत और आप देख रहे हैं फाइनल असॉल्ट, रक्षा, सुरक्षा, सामरिक मामलों और जियोपॉलिटिक्स पर आधारित देश का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसलिए ताइवान में चीन के खिलाफ भारत की मोर्चाबंदी पर यह वीडियो आपको आखिर तक जरूर देखना है। साथ ही जितने भी मेरे नए साथी मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि जल्द से जल्द चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के बारे में सही समय पर जानकारी मिलती रहे। क्योंकि जैसा मैं कहता हूं कि नेशनल सिक्योरिटी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सिर्फ सेना के कंधों पर ही नहीं है, बल्कि हर एक देशवासी की जिम्मेदारी है। पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैली एलएसी पर भारत को लगातार परेशान करने वाला देश चीन अब अपने पड़ोसी देश ताइवान पर गिद्ध की तरह निगाहें टिकाकर बैठा हुआ है। रोज चीन के फाइटर जेट और युद्धपोत ताइवान स्ट्रेट में घुसपैठ करते हैं, ताइवान की एयर स्पेस का उल्लंघन करते हैं। एक एक हफ्ते तक ताइवान जैसे बेहद ही छोटे आइलैंड के इर्द गिर्द चीन मिलिट्री एक्सरसाइज करता है और इस मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान गोले बरसाकर डराने की कोशिशें करता है। कुछ मिलिट्री एक्सपर्ट का मानना है कि चीन अगले 2-3 साल में ताइवान पर पूरी तरह कब्जा कर लेगा और ये जो मिलिट्री ड्रिल है, लगातार ये चीन की रिहर्सल चल रही है इस कब्जे को लेकर। चीन में जहां कम्युनिस्ट पार्टी का अथॉरिटेरियनिज्म रेजिम है, ताइवान एक लोकतांत्रिक देश है। अमेरिका और जापान सहित सभी G7 देश चीन की दादागिरी का विरोध करते हैं और ताइवान में डेमोक्रेसी का समर्थन करते हैं। चीन को ये कतई बर्दाश्त नहीं है। यहाँ तक कि जब इन देशों का कोई प्रतिनिधि ताइवान जाता है तो चीन तिल मिला जाता है और उसका जबरदस्त विरोध भी करता है। पिछले साल जब अमेरिकी सीनेट की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान की यात्रा पर थी तो चीन ने लगातार 4-5 दिन तक ताइवान के चारों तरफ यानी कि आइलैंड के चारों तरफ एक बड़ा युद्धाभ्यास किया और जमकर गोलाबारी की, बम बरसाए। यहाँ तक कि नैन्सी पेलोसी के विमान को भी आसमान में ट्रेल करने की कोशिश की। साफ है ये चीन के उकसाए हुए की कार्रवाई थी। चीन के मुकाबले ताइवान बेहद ही छोटा सा देश है। उसकी सेना भी चीन की पहले आर्मी का 1/10 भाग भी नहीं है। इसके बावजूद ताइवान की सेना दुनिया की सबसे बड़ी और एडवांस पीएलए आर्मी से अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए और भिड़ने के लिए तैयार है। ताइवान की सेना के दृढ़ संकल्प के पीछे वहां की राष्ट्रपति एक बड़ी ड्राइविंग फोर्स है। नाम है साई इंग वेन, जो सीधे शी जिनपिंग और चीन जैसे महाशक्ति से भिड़ने के लिए तैयार है। करीब 65 साल की महिला देखने में बेहद शालीन और सौम्य है, लेकिन वो ताइवान सेना की मिलिट्री ड्रिल में हमेशा देखने को मिल जाती हैं। अपनी सेना की तैयारियों की समय समय पर समीक्षा करती हैं। इस दौरान वे सेना की कैमोफ्लेज बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहने हुए दिखाई पड़ती हैं। साई इंगवेन ने साफ कर दिया है कि भले ही उन्हें अमेरिका और दूसरे देशों की यानी उनके देश के पीछे ढाल बनकर खड़े हैं ये देश, अमेरिका और दूसरे देश, वे अपनी देश की सेना को चीन के खिलाफ मजबूत बनाना उनका मिशन है। इसी क्रम में ताइवान के कैटाग्लेन फोरम ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर एक बड़ी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस इंटरनेशनल डायलॉग में अमेरिका, जापान और इजराइल सहित कई बड़े बड़े देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। खुद साई इंग-वेन ने भी इस सम्मेलन को संबोधित किया। लेकिन इस सम्मेलन में भारत की मौजूदगी को देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। कैटागेलन फोरम में भारत के 3 पूर्व सेना प्रमुखों ने हिस्सा लिया। पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे, पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह और पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। एडमिरल करमबीर सिंह से ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन ने खास मुलाकात की, जिसका आधिकारिक वीडियो भी ताइवान ने रिलीज किया।
एडमिरल करमबीर सिंह ने भी इस सम्मेलन को संबोधित किया और साफ कर दिया कि भारत अपने पड़ोस में दूसरा साउथ चाइना सी नहीं चाहता है, जहां चीन हमेशा अपनी दादागिरी दिखाता है और दूसरे देशों के युद्धपोत तो किया, वहां की एयर स्पेस में दूसरे देशों के विमानों तक को फ्लाई नहीं करने देता है। यानी चीन की ग्रे जोन टैक्टिक्स को किसी दूसरे क्षेत्र में नहीं रिपीट होने दिया जाएगा, ये कहा एडमिरल करमबीर सिंह ने। एडमिरल करमबीर सिंह ने साफ कर दिया कि ताइवान स्ट्रेट में युद्ध नहीं होने दिया जाएगा, यानी चीन को ताइवान पर आक्रमण नहीं करने दिया जाना चाहिए और इसके लिए बैलेंस ऑफ पावर लोकतांत्रिक देशों के पक्ष में होनी चाहिए। ये बताने की जरूरत नहीं है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हालांकि एडमिरल करमबीर सिंह सहित भारत के तीनों पूर्व सेना प्रमुखों की ताइवान यात्रा पूरी तरह प्राइवेट थी और भारत सरकार ने किसी भी तरह से इसे स्पॉन्सर नहीं किया था। लेकिन ताइवान जिस तरह जियोपॉलिटिकल विवाद का एपिसेंटर बनता जा रहा है, उसमें भारत की क्या पोजीशन होगी उसे साफ दर्शाता है, क्योंकि ये तीनों मिलिट्री कमांडर उस वक्त भारत की सेना के तीनों अंगों के प्रमुख थे जब पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गलवान घाटी की झड़प हुई थी और फिर तनातनी रही थी एक लंबे समय तक। यहां पर यह भी बताना बेहद जरूरी है कि हाल ही में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने सेना को, यानी भारतीय सेना को, एक स्टडी पर काम करने का ऑर्डर दिया है, जिससे यह पता किया जा सके, यानी कि जिसमें यह पता किया जाए कि अगर चीन ने ताइवान पर आक्रमण किया और दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तो इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। साथ ही इस स्टडी में इस बात का भी पता लगाया जाएगा कि भारत का क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, क्योंकि चीन का एलएसी पर भारत से भी विवाद जारी है। तो ऐसे में क्या यह माना जा सकता है कि टू फ्रंट चैलेंज या फिर टू फ्रंट वॉर सिर्फ भारत के लिए ही चुनौती नहीं है, यानी चीन और पाकिस्तान, चीन के लिए भी उतनी ही बड़ी चुनौती है। यानी एक तरफ अमेरिका और G7 देशों के समर्थन वाला ताइवान और दूसरी तरफ भारत। क्योंकि मैं लगातार आपको ये कहता आ रहा हूं कि भारत की अब रणनीति क्या है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त है। धन्यवाद। जय हिंद।